नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बालाजी क्लासेस बीराय में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा के बीए और बीएससी प्रथम वर्ष सेमेस्टर 2 के कंपलसरी एग्जामिनेशन के अंतर्गत आने वाले एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स यानी एईसी के पेपर एचबी के 02 हिंदी भाषा कौशल 2 की मैराथन क्लास। आज की इस मैराथन क्लास में हम केवल खंड के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। इस क्लास में कुल 60 महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की हमारी एचबी के 02 हिंदी भाषा कौशल 2 मैराथन क्लास। खंड अति लघु उत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक, हिंदी भाषा की उत्पत्ति के संबंध में संक्षेप में बताइए। उत्तर, हिंदी भाषा का विकास भारतीय आर्य भाषाओं की परंपरा से हुआ है। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से आधुनिक हिंदी का विकास माना जाता है। दो, भाषा और लिपि में क्या अंतर है? उत्तर, भाषा विचारों और भावों को व्यक्त करने का माध्यम है, जबकि लिपि भाषा को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त चिन्हों की व्यवस्थित प्रणाली है। भाषा बोली और सुनी जा सकती है, जबकि लिपि मुख्यतः लिखने और पढ़ने का माध्यम है। तीन, हिंदी भाषा का मानक रूप किसे कहा जाता है? उत्तर, शिक्षा, प्रशासन, साहित्य और औपचारिक संचार में व्याकरण तथा मानक वर्तनी के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हिंदी को हिंदी का मानक रूप कहा जाता है। आधुनिक मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है। चार, हिंदी भाषा के विकास में अपभ्रंश का क्या महत्व है? उत्तर, अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषाओं के विकास की महत्वपूर्ण अवस्था थी। इसके विभिन्न रूपों से आगे चलकर आधुनिक भारतीय भाषाओं और हिंदी की अनेक बोलियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। पांच, खड़ी बोली से क्या आशय है? उत्तर, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की एक प्रमुख बोली है, जिसका क्षेत्र मुख्यतः दिल्ली और उसके आसपास का माना जाता है। आधुनिक मानक हिंदी के विकास में खड़ी बोली का महत्वपूर्ण योगदान है। 6, ब्रज भाषा की प्रमुख विशेषता क्या है? उत्तर, ब्रज भाषा मधुर, भावपूर्ण और काव्यात्मक भाषा है। भक्तिकाल और रीतिकाल के अनेक प्रमुख कवियों ने इसका प्रयोग किया, इसलिए हिंदी काव्य के विकास में इसका विशेष महत्व है। 7, अवधी भाषा का हिंदी साहित्य में क्या महत्व है? उत्तर, अवधी हिंदी की प्रमुख साहित्यिक बोलियों में से एक है। तुलसीदास की रामचरितमानस और मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत जैसी प्रसिद्ध रचनाओं के कारण अवधी का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। 8, हिंदी भाषा की ग्रहणशीलता से क्या आशय है? उत्तर, हिंदी द्वारा आवश्यकता के अनुसार संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं से शब्दों को अपनाने की क्षमता को उसकी ग्रहणशीलता कहा जाता है। इसी गुण के कारण हिंदी का शब्द भंडार निरंतर समृद्ध होता रहा है। 9, ध्वनि किसे कहते हैं? उत्तर, मुख से उच्चरित होकर कानों के माप से ग्रहण की जाने वाली भाषा की मूल इकाई को ध्वनि कहते हैं। ध्वनियों के व्यवस्थित प्रयोग से शब्दों और भाषा का निर्माण होता है। 10, स्वर और व्यंजन में क्या अंतर है? उत्तर, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु का प्रवाह मुख से बिना किसी विशेष अवरोध के निकलता है, वे स्वर कहलाती है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु के प्रवाह में किसी प्रकार का अवरोध होता है, वे व्यंजन कहलाते हैं। 11, देवनागरी लिपि में मात्राओं का क्या महत्व है? उत्तर, देवनागरी में मात्राएं व्यंजनों के साथ स्वरों के उच्चारण को व्यक्त करने का कार्य करती हैं। इनके प्रयोग से व्यंजन के स्वरूप और उच्चारण में आवश्यक परिवर्तन स्पष्ट होता है। 12, देवनागरी लिपि में शिरोरेखा क्या है? उत्तर, देवनागरी अक्षरों के ऊपर खींची जाने वाली क्षैतिज रेखा को शिरोरेखा कहा जाता है। यह देवनागरी लिपि की प्रमुख पहचान है और शब्दों में अक्षरों को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करती है। 13, अनुस्वार किसे कहते हैं? उत्तर, हिंदी लेखन में किसी ध्वनि के नासिकीय उच्चारण को व्यक्त करने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। इसका चिह्न है। इसका प्रयोग अनेक शब्दों में नासिक ध्वनि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 14, अनुनासिकता से क्या आशय है? उत्तर,
जब किसी स्वर का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है तो उसे अनुनासिकता कहते हैं। देवनागरी में इसे सामान्यतः चंद्र बिंदु या द्वारा व्यक्त किया जाता है। 15। विसर्ग का क्या अर्थ है? उत्तर, देवनागरी में दो बिंदुओं के रूप में प्रयुक्त चिन्ह को विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग मुख्यतः संस्कृत निःशब्दों में विशेष प्रकार की श्वास युक्त ध्वनि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 16। शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, एक या अधिक वर्णों के ऐसे सार्थक समूह को शब्द कहते हैं जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, भाव, गुण, स्थान या क्रिया का अर्थ प्रकट हो, जैसे घर, पुस्तक, सुंदर और चलना आदि शब्द हैं। 17। शब्द भंडार से क्या आशय है? उत्तर, किसी भाषा में प्रचलित और प्रयुक्त होने वाले समस्त शब्दों के समूह को उस भाषा का शब्द भंडार कहा जाता है। हिंदी का शब्द भंडार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शब्दों के कारण अत्यंत समृद्ध है। 18। तत्सम शब्द का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, जो शब्द संस्कृत से बिना किसी विशेष परिवर्तन के हिंदी में ग्रहण किए गए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अग्नि, सूर्य, पुष्प और मुख इसके उदाहरण हैं। 19। तद्भव शब्द का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, संस्कृत से विकसित होकर जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन हुआ और वे हिंदी में प्रचलित हुए उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे अग्नि से आग और सूर्य से सूरज बने हैं। 20। देशज शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द स्थानीय भाषाओं, बोलियों या लोक प्रयोगों से हिंदी में आए हैं और जिनकी उत्पत्ति का संबंध विदेशी या संस्कृत स्रोत से स्पष्ट रूप से नहीं माना जाता, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। 21। विदेशी शब्दों से क्या आशय है? उत्तर, जो शब्द हिंदी ने दूसरी भाषाओं से ग्रहण किए हैं उन्हें विदेशी शब्द कहा जाता है। हिंदी में अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी और पुर्तगाली आदि भाषाओं के अनेक शब्द प्रचलित हैं। 22। संज्ञा के कितने प्रमुख भेद माने जाते हैं? उत्तर, संज्ञा के प्रमुख भेद जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक माने जाते हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति, वस्तु, जाति, समूह, पदार्थ और भाव आदि का बोध होता है। 23। कारक किसे कहते हैं? उत्तर, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया अथवा अन्य शब्दों से जिस रूप में प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। हिंदी में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन प्रमुख कारक हैं। 24। लिंग किसे कहते हैं? उत्तर, संज्ञा के जिस रूप से उसके पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में मुख्यतः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दो लिंग माने जाते हैं। 25। वचन किसे कहते हैं? उत्तर, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं अथवा प्राणियों का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन दो वचन होते हैं। 26। काल किसे कहते हैं? उत्तर, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। हिंदी में मुख्यतः वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल माने जाते हैं। 27। वाक्य के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? उत्तर, वाक्य के मुख्य अंग उद्देश्य और विधेय माने जाते हैं। उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है और विधेय उद्देश्य के संबंध में कही गई बात को व्यक्त करता है। 28। वाक्य विन्यास से क्या आशय है? उत्तर, वाक्य में शब्दों को व्याकरण के अनुसार उचित क्रम और संबंध के साथ व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को वाक्य विन्यास कहा जाता है। सही वाक्य विन्यास से विचार स्पष्ट और प्रभावशाली बनते हैं। 29। पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उत्तर, किसी विशेष विषय, विज्ञान, तकनीक, प्रशासन, कानून, चिकित्सा या अन्य क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। इनका प्रयोग विषय की बात को निश्चित और स्पष्ट रूप में व्यक्त करने के लिए किया जाता है। 30। कंप्यूटर के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग का क्या महत्व है? उत्तर, कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक के क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग से हिंदी भाषी लोगों के लिए तकनीकी ज्ञान और डिजिटल सेवाओं तक पहुंच आसान हुई है। हिंदी में सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध होने से हिंदी का आधुनिक तकनीकी क्षेत्र में विस्तार हुआ है। 31। हिंदी भाषा की दो प्रमुख बोलियों के नाम बताइए।
उत्तर, हिंदी की प्रमुख बोलियों में भोजपुरी, बुंदेली, बघेली, हरियाणवी, ब्रजभाषा और अवधी आदि का उल्लेख किया जाता है। इन बोलियों ने हिंदी भाषा और साहित्य को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। 32। हिंदी साहित्य में ब्रजभाषा का महत्व क्या है? उत्तर, ब्रजभाषा हिंदी की प्रमुख साहित्यिक बोलियों में से एक है। विशेष रूप से भक्तिकाल और रीतिकाल के काव्य में इसका व्यापक प्रयोग हुआ और सूरदास तथा बिहारी जैसे कवियों ने इसे साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध किया। 33। हिंदी साहित्य में अवधी के दो प्रमुख कवियों के नाम बताइए। उत्तर, हिंदी साहित्य में अवधी के प्रमुख कवियों में गोस्वामी तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं ने अवधी को साहित्यिक प्रतिष्ठा प्रदान की। 34। संपर्क भाषा किसे कहते हैं? उत्तर, जब अलग अलग मातृभाषाएं बोलने वाले लोग आपसी व्यवहार और संचार के लिए किसी एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा संपर्क भाषा कहलाती है। हिंदी भारत में व्यापक रूप से संपर्क भाषा का कार्य करती है। 35। मानक भाषा से क्या आशय है? उत्तर, किसी भाषा का वह स्वीकृत और व्यवस्थित रूप जिसका प्रयोग शिक्षा, प्रशासन, साहित्य और औपचारिक संचार में किया जाता है मानक भाषा कहलाता है। इसमें उच्चारण, व्याकरण, वर्तनी और शब्द प्रयोग के निश्चित नियम होते हैं। 36। लिपि किसे कहते हैं? उत्तर, भाषा की ध्वनियों को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उनकी व्यवस्थित प्रणाली को लिपि कहते हैं। देवनागरी हिंदी की प्रमुख लिपि है। 37। देवनागरी लिपि में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? उत्तर, देवनागरी लिपि में मुख्यतः स्वर और व्यंजन दो प्रकार के वर्ण माने जाते हैं। इनके अतिरिक्त लेखन में विभिन्न मात्राओं और चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। 38। संयुक्ताक्षर क्या है? उत्तर, जब दो या दो से अधिक व्यंजन बिना बीच में स्वर के एक साथ मिलकर एक लिखित रूप बनाते हैं तो उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे कथ, जर्ण और शर आदि संयुक्ताक्षर हैं। 39। हलंत चिन्ह का क्या कार्य है? उत्तर, देवनागरी में चिन्ह को हलंत कहा जाता है। इसका प्रयोग व्यंजन में निहित स्वर को समाप्त करने के लिए किया जाता है और संयुक्त व्यंजन बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 40। स्वराघात से क्या आशय है? उत्तर, बोलते समय किसी विशेष ध्वनि या शब्दांश पर अपेक्षाकृत अधिक जोर देने को स्वराघात कहा जाता है। उच्चारण में स्वराघात से अर्थ, भाव या ध्वनि की विशेषता स्पष्ट हो सकती है। 41। वर्तनी किसे कहते हैं? उत्तर, भाषा के शब्दों को निर्धारित और स्वीकृत नियमों के अनुसार लिखने की पद्धति को वर्तनी कहते हैं। शुद्ध वर्तनी लिखित भाषा को स्पष्ट और व्यवस्थित बनाती है। 42। अशुद्ध वर्तनी से क्या हानि होती है? उत्तर, अशुद्ध वर्तनी से शब्द का सही रूप बिगड़ जाता है और कई बार उसका अर्थ भी अस्पष्ट या परिवर्तित हो सकता है। इससे लिखित भाषा की शुद्धता, प्रभावशीलता और विश्वसनीयता कम होती है। 43। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं और जिनका अर्थ संदर्भ के अनुसार निर्धारित होता है अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे का शब्द का अर्थ हाथ और टैक्स दोनों हो सकता है। 44। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? उत्तर, जिन शब्दों का उच्चारण समान या लगभग समान होता है लेकिन उनके अर्थ और प्रायवर्तनी अलग होती है उन्हें श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे दिन और दीन। 45। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्या महत्व है? उत्तर, अनेक शब्दों के स्थान पर एक उपयुक्त शब्द का प्रयोग भाषा में संक्षिप्तता और प्रभाव उत्पन्न करता है। इससे कम शब्दों में अधिक अर्थ व्यक्त किया जा सकता है और भाषा अधिक व्यवस्थित बनती है। 46। वाक्य के कितने प्रमुख प्रकार माने जाते हैं? उत्तर, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रमुख प्रकार विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, विस्मयादिबोधक और संदेहवाचक आदि माने जाते हैं। इनके माध्यम से विभिन्न भावों को व्यक्त किया जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, जिस वाक्य में किसी बात के संबंध में प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।
जैसे तुम आज विद्यालय क्यों नहीं गए? 48। आज्ञावाचक वाक्य किसे कहते हैं? उत्तर, जिस वाक्य में आदेश, आज्ञा, निवेदन, सलाह या उपदेश का भाव व्यक्त होता है उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कृपया दरवाजा बंद कर दीजिए। 49। भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण दीजिए। जिस संज्ञा से किसी गुण, भाव, अवस्था या दशा का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, मिठास, बचपन, प्रेम और वीरता आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। 50। अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष या कारक के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे अब, यहां, वहां तथा लेकिन और बहुत आदि। 51। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द क्रिया की विशेषता, रीति, स्थान, समय या मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे चलता है, मैं धीरे क्रिया विशेषण है। 52। संबंधबोधक अव्यय क्या है? उत्तर, जो अव्यय किसी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से प्रकट करता है उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे के लिए, के साथ, के पास और के ऊपर आदि। 53। समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर, जो शब्द दो शब्दों, पदों या वाक्यों को परस्पर जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे और, तथा, लेकिन, क्योंकि, और, अथवा आदि। 54। विराम चिन्हों का क्या महत्व है? उत्तर, लिखित भाषा में भाव, अर्थ और वाक्यों के उचित ठहराव को स्पष्ट करने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक चिन्ह आदि लिखित भाषा को स्पष्ट और प्रभावपूर्ण बनाते हैं। 55। पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? उत्तर, किसी सामान्य कथन या पूर्ण वाक्य के समाप्त होने पर पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह है, इससे पाठक को वाक्य के समाप्त होने का स्पष्ट संकेत मिलता है। 56। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कहां होता है? उत्तर, जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप कहां जा रहे हैं? 57। विस्मयादिबोधक चिन्ह का क्या कार्य है? उत्तर, आश्चर्य, हर्ष, शोक, भय, घृणा या किसी तीव्र भाव को व्यक्त करने वाले वाक्य के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। यह लिखित भाषा में भाव की तीव्रता स्पष्ट करता है। 58। राजभाषा के रूप में हिंदी का क्या महत्व है? उत्तर, हिंदी भारत संघ की राजभाषा है और सरकारी तथा प्रशासनिक कार्यों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह देश के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच संचार और संपर्क स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 59। कार्यालय हिंदी से क्या आशय है? उत्तर, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों में प्रशासनिक, व्यावसायिक और औपचारिक कार्यों के लिए जिस हिंदी का प्रयोग किया जाता है उसे कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। इसमें स्पष्ट, संक्षिप्त और औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। 7। हिंदी पत्रकारिता का भाषा विकास में क्या योगदान है? उत्तर, हिंदी पत्रकारिता ने हिंदी भाषा को व्यापक जन समुदाय तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं और डिजिटल समाचार माध्यम नए शब्दों तथा विचारों को समाज तक पहुंचाकर हिंदी के आधुनिक स्वरूप के विकास में सहायक रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार आज की हमारी मैराथन क्लास में हमने खंड के सभी 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों और उनके उत्तरों को पढ़ा। उम्मीद है कि यह क्लास आपकी परीक्षा की तैयारी में जरूर मदद करेगी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बालाजी क्लासेस बीराई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।